प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के पाठ लखनवी अंदाज जो कि लेखक यशपाल जी द्वारा लिखा गया है का पठन पाठन करेंगे। यशपाल जी ने इसमें एक रेल यात्रा का वर्णन किया है। कहते हैं कि उस समय लोग तीसरे दर्जे का टिकट ख़रीदते थे और अपना सफ़र तय करते थे, क्योंकि तीसरे दर्जे का टिकट बहुत ही सस्ता हुआ करता था। लोग आवागमन के लिए ज़्यादातर तीसरे दर्जे का ही टिकट लेते थे। दूसरे दर्जे का टिकट भी लोग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि लेखक को एक कहानी के लिए कुछ विषय चाहिए था, कुछ सोच चाहिए थी, जिसके कारण वह एकांत चाहते थे। जिसके कारण उन्होंने सोचा कि बहुत दूर तो जाना नहीं है, किंतु कुछ सोचना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने द्वितीय दर्जे का ही टिकट खरीदा। और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है, उसी में वो दौड़कर जो डिब्बा उनको खाली सा प्रतीत होता है उसी डब्बे में चढ़ जाते हैं। चढ़ने के उपरांत अंदर का जो दृश्य होता है उसका वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है कि 2 बर्थ हैं जिन पर बैठ भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं, पर वहाँ जिसको उन्होंने अकेला समझा था, खाली समझा था, वहाँ पर पहले से ही एक व्यक्ति पालथी लगाकर सफ़ेद वेशभूषा में बहुत ही शान से बैठा हुआ है। सामने तौलिए पर 2 एकदम साफ और चिकने खीरे रखे हुए हैं। उस व्यक्ति ने खुद शायद उनको अपने आप को अकेला ही जाना था। तो जैसे ही लेखक वहाँ पर प्रवेश करते हैं वह उनको देखते ही मुंह बनाता है, जो कि लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेखक द्वारा सामंती पक्ष पर कटाक्ष। तो लेखक सामंतों की जो जीवन शैली थी उस पर एक कटाक्ष करते हैं कि वहाँ के लोग जो थे नवाबी फितरत के थे, क्योंकि पहले तो वह नवाब थे जब उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति हुआ करती थी। तो उस धन संपत्ति के कारण वो बहुत अधिक शान व शौकत के साथ अपना जीवन यापन करते थे। किंतु आज जब सरकार ने उनके ज़मीन ज़रिया को अपने स्तर पे ले लिया और अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वह बहुत अधिक गुमान कर सकते, फिर भी उनके अंदाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। अब वह आज भी अपने जीवन को उसी प्रकार जीना चाहते थे, या यूँ कहें कि जीते थे। अब वो उनकी जो झूठी शान व शौकत थी उसी का दिखावा करते थे। बनावटी जीवन शैली के आदी। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो उस जीवन शैली के अब आदी हो चुके थे। अब उनको ऐसा महसूस होता था कि यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो जो अन्य लोग हैं, उनको देखने वाले, उनको जानने वाले, उनका मजाक उड़ाएंगे, जिसके कारणवश वह ऐसा करते थे। आज भी वो उसी शान व शौकत के साथ जीना चाहते थे। इसी वजह से उनकी जो बनावटी जीवन शैली थी वह लेखक को कतई पसंद नहीं आती थी। अब लेखक के द्वारा दृश्य का वर्णन किया जाता है कि लेखक जब ट्रेन में चढ़ते हैं और उनका सामना उस व्यक्ति से होता है जो कि उनको देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। देखने से वो व्यक्ति ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कहीं का नवाब हो। तो नवाब साहब उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, किंतु लेखक ने टिकट लिया है और जाकर के वो उनके सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। तो नवाब साहब जो कि यहाँ पर आकर के द्वितीय दर्जे की श्रेणी में सफ़र कर रहे हैं, उनको शायद लगा था
कि द्वितीय श्रेणी का टिकट ज़्यादातर तो कोई लेता नहीं, तो उन्होंने सोचा कि पहले दर्जे का टिकट ले करके पैसे क्यों ख़राब करें, द्वितीय दर्जे में ही हम अपना सफ़र तय कर लेंगे। किंतु शायद उनको पता नहीं था कि लेखक वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके कारण वह बहुत अधिक नाराज़ से प्रतीत होते हैं। किंतु अपने नवाबी अंदाज़ को दिखाते हुए वह बैठे रहते हैं और बैठे बैठे फिर वो धीरे से खीरे को उठाते हैं। उठाकर बर्थ के नीचे रखे हुए लोटे को निकालते हैं और खिड़की के बाहर खीरे को निकालकर धुलते हैं। धुलकर उसको अब पोंछते हैं तौलिए से और फिर अपनी जेब में रखे हुए चाकू को निकालकर उस चाकू से उसको काटते हैं। पहले तो वो दोनों खीरों के सिरे काटते हैं और उनको धीरे धीरे करके मलते हैं। मलने के बाद फिर काट कर फेंक देते हैं। फिर खीरों की 4 फाँक करते हैं और उनको तौलियों पर बिछा देते हैं। उसके पश्चात नमक की पुड़िया निकालते हैं और बहुत ही प्यार से सभी फाँकों पर नमक को बुरक देते हैं, यानी कि नमक का छिड़काव कर देते हैं। नमक और मिर्ची की हल्की हल्की जो परत दिखती है वो बहुत ही देखने में सुंदर दिखती है। फिर वह खीरे को उठाकर लेखक की तरफ बहुत ही कायदे से उनको कहते हैं कि आप भी खाएं। तो लेखक कहते हैं कि जब वह अपने आप में इतनी अकड़ दिखा रहे हैं तो क्या हम ऐरे कह रहे हैं। वो भी अपने आत्मसम्मान को दिखाते हुए कहते हैं कि आप ही खाएं, हमें नहीं खाना। वो कहते हैं क्या हम ऐसे हैं कि आप कहें और हम खा लें। नहीं, हम ऐसे नहीं। इसीलिए वह उनसे कहते हैं कि आप ही खाएं। फिर जो नवाब साहब थे वो क्या करते हैं, खीरे को उठाते हैं और अब वो खीरे को कुछ उठा करके सोचते हैं। शायद उन्होंने ये सोचा था कि द्वितीय दर्जे की सफ़र में जाएंगे और वहाँ पर जाकर कोई शायद आएगा तो है नहीं, तो वो आराम से बैठकर खीरे का सेवन करेंगे। किंतु जब लेखक वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनकी नवाबी उनको याद आ जाती है और वह नवाबियत दिखाते हुए उस खीरे की फाँक को बहुत अच्छे से कायदे से उसको सूंघते हैं और सूंघकर आत्म अनुभूति करते हैं और उसको फिर, क्योंकि उस पर नमक लगा है तो उसमें से धीरे धीरे पानी टपकने लगता है और वह उस खीरे को बाहर खिड़की के फेंक देते हैं। समस्त खीरे की फाँकों के लिए वो ऐसा ही करते हैं और करने के पश्चात बड़े ही अच्छे अंदाज में लेखक से कहते हैं कि खीरा तो ऐसा होता है जो हाजमे को ख़राब कर देता है, मैदे पर असर डालता है। मैदा अर्थात पेट पर असर डालता है। इसीलिए वह खीरे का आनंद इस प्रकार से लेते हैं। खाली खीरे को सूंघने के पश्चात वह अच्छे से लंबी सी डकार भी लेते हैं। तो लेखक अपने मन में यह सोचते हैं कि क्या खीरे को सूंघने मात्र से पेट भी भर जाता है और डकार भी आ जाती है। तब वो कहते हैं कि यह है बनावटी जीवन शैली का आदित्व, कि इतना कोई आदी हो जाता है कि वह कितना भी भूखा भी हो तब भी वो अपनी नवाबियत दिखाने के लिए खीरे को इस प्रकार से काट कर, नमक लगा कर और उसको सूंघ कर खिड़की के बाहर भी फेंक सकता है। इसको कहते हैं जीवन का खालीपन। किंतु लेखक का सफ़र ख़त्म होते होते उनको अपनी कहानी मिल चुकी थी। लेखक कहते हैं कि एक कहानी को लिखने के लिए पात्र और एक वाक़ये की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, जो कि उनको मिल चुका था और उसी बिना पर उन्होंने इस कहानी का निर्माण किया और
इसी वजह से उन्होंने इस कहानी का नाम लखनवी अंदाज़ रखा, क्योंकि नवाबियत लखनऊ की धरोहर मानी जाती है। इसीलिए इस कहानी का नाम लेखक ने लखनवी अंदाज़ रखा। धन्यवाद।